आज की कहानी है जादुई झोपड़ी। जादुई झोपड़ी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी बीवी सुशीला थी और सुशीला की एक ननंद थी, यानी कि सुरेश की एक इकलौती सगी बहन थी। उसके माता पिता नहीं थे। उसकी बहन का नाम था राधा। सुरेश को राधा की शादी किसी अच्छे से परिवार में करनी थी। वह सोचता था कि दहेज तो चाहे मैं कितना भी दे दूं, पर लड़का अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन उसकी भाभी बिल्कुल अच्छे विचारों वाली नहीं थी। उसकी भाभी सोचती थी कि क्यों ही इतना खर्चा करना इसके ऊपर, इसको तो ऐसे ही गोद गोद में दे दिया जाए। वह सोचती थी कि कोई गरीब से खानदान का लड़का मिल जाए तो मैं उसकी इसके साथ शादी करा दूं, जो दहेज ना लेता हो। वह हर रोज किसी ना किसी से किसी लड़के के बारे में पूछती रहती थी। एक दिन एक गरीब लड़का भिखारी जैसा लग रहा था। वह बहुत गरीब था और भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह अपनी माँ के इलाज के लिए लोगों से बिलक बिलक कर पैसे मांग रहा था। वह सोचती है कि क्यों ना मैं राधा की शादी इस लड़के से करवा दूं। अगर मैं राधा की शादी इस लड़के से करवाऊंगी तो मुझे ना ही तो दहेज देना पड़ेगा और शादी में भी ज़्यादा खर्चा ना ही करना पड़ेगा। वह उसे कहती है कि ये लो 1000 रुपये और अपनी माँ का इलाज करवा लेना। माँ के लिए दवाई ले आना और तुम मुझसे आकर मिलना। उसने अपनी माँ के लिए दवाई ले आया और फिर उससे मिला तो उसने उसे सारी बातें समझा दी। अगले दिन जब सुरेश जा रहा था ड्यूटी पर तो उसने कहा, सुरेश सुरेश रुको, सुनो, आज राधा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। आज तुम मत जाओ, आज की छुट्टी ले लो। सुरेश आज की छुट्टी ले लेता है और वह खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ मंगवा देता है। वह कहती है, लड़का इतना भी वो नहीं है, इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ मंगवाने की ज़रूरत नहीं, लड़का मीठा कम खाता है। वह कहता है, अच्छा तुम्हें इतना कैसे पता है लड़के के बारे में? तो वह कहती है, मैं उससे 1-2 बार मिली हूँ, अपनी राधा नहीं भेजनी क्या? तसल्ली तो अच्छे से करनी ही पड़ेगी। सुरेश को लगता है कि अगर यह सही कह रही है मतलब कि लड़का सही ही होगा। लेकिन फिर भी वह कहता है, घर बार खानदान जमीन जायदाद कुछ देखा है? उसने कहा, हाँ मैंने सब तसल्ली कर ली है। अकॉर्डिंग टू सरिता का प्लान, सरिता ने उस लड़के को अच्छी सी ड्रेस दिलवाई थी और डायलॉग्स याद करवाए थे कि उसे कल यहाँ पर क्या क्या बोलना है। वह लड़का वैसा ही करता है। वह अच्छे से तैयार होकर आता है और आकर कहता है, वह उसका भाई पूछता है कि राधा का भाई पूछता है, कितना कमा लेते हो? वह कहता है, मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, महीने का 50। वह कहती है, हाँ हाँ महीने का 50,000 कमाता है, मैंने आपको तो ये बताया ही नहीं। वह कहता है, मुझे दूसरे शहर शिफ्ट होना है, एक ही हफ्ता बाकी है, अपने सब तसल्ली कर ही ली है, अगर देख लो इतनी जल्द 2-3 दिन के अंदर शादी हो जाए तो सही है, बाकी दहेज मुझे लेना नहीं है, मैं दहेज के खिलाफ हूँ। राधा की भाभी सरिता बोलती है कि हाँ हम भी दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हैं। तुम टेंशन मत लो, 2 दिन के अंदर हम सारी तैयारियां कर लेंगे। वह ऐसा ही करती है। वह 2 दिन के अंदर सरिता राधा की शादी उससे करवा कर राधा को विदा कर देती है। राधा की विदाई के बाद जब वह घर पहुंचती है तो वहाँ कोई घर नहीं होता। वह उसे सब सच सच बता देता है। झोपड़ी होती है और वह कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती तो तुम अपने भाई के पास भी वापस जा सकती हो, मैंने तुम्हें सब सत्य बता दिया है। लेकिन वह ऐसे कहती है, मैं अपने भैया को और परेशान नहीं करना चाहती, उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। वह उनके साथ सुखी सुखी रहने लगती है और कुछ तो उसके पास काम था नहीं तो वह दोनों लकड़ियाँ काट कर लाते, जिसे वह लड़का बेच कर आता और उनका रोजी रोटी चल रही थी। लेकिन सरिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। सरिता राधा को ना ही तो घर बुला रही थी तो राधा ने सोचा कुछ दिन बाद मैं खुद ही मिलाऊंगी।
वह एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने जा ही रहे थे तो देखते हैं कि बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। वह दोनों एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। उन्हें बहुत तेज़ करहाने की आवाज़ आती है तो पहले तो वे सोचते हैं कोई जंगली जानवर तो नहीं, लेकिन फिर वह जाकर देखते हैं तो एक खड्डे में एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ होता है। वह उसे निकालते हैं और अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं। एक दिन तक वह उसकी खूब सेवा करते हैं। अगले दिन उसे होश आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति उठकर कहता है कि मैं पेशे से जादूगर हूँ। तुम कौन हो और तुमने मेरी अच्छे से जान भी बचाई और सेवा भी करी। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। वह कहता है कि आज से तुम्हारी यह झोपड़ी झोपड़ी नहीं रहेगी, बल्कि जादुई शानदार आलीशान कोठी में बदल जाएगी। और ऐसा ही होता है। जादूगर वहाँ से चला जाता है और उनकी झोपड़ी झोपड़ी न रहकर महल में परिवर्तित हो जाती है। उनकी झोपड़ी बाहर से झोपड़ी लेकिन अंदर से कुछ अलग ही सुंदर सी महल थी। उसने कहा था कि अगर तुम इस महल या इस झोपड़ी से कुछ भी मांगोगे वह पूरा हो जाएगा। तो वह अपने खाने पीने का और भी कारोबार का कुछ अच्छा उससे मांग लेते हैं। वह झोपड़ी पल भर में ही उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है। फिर वह राधा सोचती है कि क्यों ना अब भैया भाभी से मिल लिया जाए। वह गाड़ी में कुछ गिफ्ट्स और मिठाइयाँ लेकर जाती है। वह देखती है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वह फिर अपने घर आती है, जादुई झोपड़ी से अपनी भाभी को ठीक करने के लिए अच्छी सी दवाई मांगती है और दवाई लेकर वहाँ जाती है। उसकी भाभी वह दवाई पीते ही एकदम ठीक हो जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। राधा का भाई भी माफ़ी मांगने लगता है कि उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर उसकी शादी ऐसे ही करवा दी, लेकिन वह कहती है ये बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। भाभी, देखा, आपको आपके कर्मों की सज़ा मिली और मुझे मेरे कर्मों का फल। इसीलिए तो कहते हैं हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और राधा अब अपने परिवार के साथ, अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। वह झोपड़ी उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती है और वह एक कारोबार खोल लेते हैं जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। तो यह थी आज की कहानी, जादुई झोपड़ी। ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।